nation, one election. Here in India, the rumour mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। You just heard the opinion of various political leaders and parties on the idea of one nation, one election. आपने ये सुना कि कितना स्पिरिटेड डिबेट चल रहा था इस इशू के अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन, और पिछले 2-3 साल में इस पर खूब डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहे थे। एंड इसी चीज से इंस्पायर होकर रिसेंटली कंक्लूडेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2024 में जीएस पेपर 2 में सिविल सर्विसेज ने एक क्वेश्चन पूछा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रिंसिपल पर। क्वेश्चन वाज examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle. अब हो क्या रहा था कि पिछले 2-3 साल में काफी सारे डिस्कशंस एंड डिबेट्स चल रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, और अभी कुछ ही दिनों पहले ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक अपना रिपोर्ट सबमिट किया ऑन जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बेसिकली 2 सितंबर 2023 में। द आइडिया वॉज दैट कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कंसेंसस बिल्ड किया जा सके, और ये डिबेट आप सोच सकते हो इन द ईयर 2020 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था, जहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अपनी स्पीच में कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ये एड्रेस किया था कि किस तरीके व्हाई डू वी नीड वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जब इलेक्शंस एक साथ नहीं होते हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन इट वाज नेसेसरी दैट कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए। बट ऑपोजिशन लीडर्स का अपना एक फियर था कि ये नेशन के इंटरेस्ट में ना होकर एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस ऑल डिबेट स्टार्टेड। और उसी चीज से इंस्पायर होकर बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देने का मेरा सिंगल पर्पज ये था कि जो चीजें डेवलपमेंट में खूब ज्यादा होती हैं जनरली उस पर क्वेश्चंस स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज मेंस में पूछे जाते हैं और उस पर डिस्कशन किया जाता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज ऋषि जी। हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ जीएस पेपर 2 की आंसर राइटिंग हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली टॉपर्स कॉपीज की एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। हो क्या रहा था कि जब मैं प्रीवियस वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें मैंने एक GS2 का एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया था कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉलो करना है सो दैट यू आर नॉट लॉस्ट, यू हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड, यू आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो उसके लिए इस GS2 के पेपर एनालिसिस में स्पेसिफिकली GS2 के टॉपर्स कॉपीज एनालिसिस में मैंने श्रुति शर्मा मैम, इशिता किशोर मैम, आदित्य श्रीवास्तव सर, दिव्या मिश्रा मैम और शुभम कुमार सर के कॉपीज को एनालाइज किया है। उनके डिफरेंट सेगमेंट्स को मैंने लिया है और उसमें मैंने ये शोकेस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो फ्रेमवर्क और जो टेम्पलेट हम लोग ने बिल्ड किया था लास्ट वीडियो में, क्या मैं उसको यूज करके इन सारे टॉपर्स कॉपीज को हम लोग एनालाइज कर पाएंगे और क्या उसी थॉट प्रोसेस से टॉपर्स खुद भी आंसर्स लिख रहे हैं। ये चीज इस वीडियो का सोल पॉइंट और सोल एजेंडा है, ठीक है। तो एज यू कैन सी मैंने लास्ट वीडियो में यही चीज दिखाया था कि इंट्रोडक्शन के डिफरेंट टेम्पलेट्स हम लोग ने बनाए थे कि इंट्रोडक्शन हम लोग डेफिनेशन से कर सकते हैं, डोमेस्टिक लीगल प्रोविजंस का एक कॉन्सेप्ट देकर कर सकते हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस में लेकर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर किसी भी इवेंट का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे उसका एक कॉन्टेक्स्ट देंगे जो इशू न्यूज में है, या फिर टाइमलाइन अप्रोच यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ डेटा दे सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव डेटा हो या फिर इंडिकेटिव डेटा हो, ऑलराइट। और फिर उसके बाद उसमें हम लोग ने डिफरेंट क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसके टाइप के बेसिस पर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन बेस्ड है तो उसमें इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अगर वो क्वेश्चन लॉ बेस्ड है, किसी लॉ पर क्वेश्चन है तो उसके इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक स्कीम तो उसके इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में बॉडी में किस तरीके से कवरेज या फिर बेनिफिशियरी पर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। सेम सेक्टोरल अप्रोच अगर हम लोग ले रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उसमें इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहां से यूज कर सकते हैं, एक्सेस का कॉन्सेप्ट कहां से यूज कर सकते हैं, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली फंक्शंस के लिए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, डिफरेंट एंटिटीज विच आर देयर इन द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, उन सारी एंटिटीज को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो, इन सब पर हम एक टेम्पलेट बनाए हैं
और उसको हम लोग यूज करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। स्टेक होल्डर अप्रोच भी वैसे ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बेसिस पर हम लोग क्या क्या डिमेंशंस हम लोग सोच सकते हैं, सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेम आईआर के लिए बायलैटरल एक फ्रेमवर्क हम लोग ने बनाया था कि किस तरीके से बॉडी में हम लोग को टेरिटोरियल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल या फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पर अपना आंसर को एक स्ट्रक्चर और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में वो हेल्प करता है। डिफरेंट वेरिएबल अप्रोच हम लोग ने लिया था, विच वाई एक्स इम्पैक्ट्स वाई, व्हाट डज एक्स पॉजिटिवली, हाउ एक्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स वाई, हाउ डज एक्स नेगेटिवली इम्पैक्ट्स वाई। ये जो अप्रोच था ये हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड सेम गोस फॉर केस स्टडीज जो कि GS4 में यूज किया जाएगा। एंड फाइनली कंक्लूजन के लिए का एक टेम्पलेट है कि व्हाट इज एट स्टेक, इस थॉट से आप कंक्लूजन लिखो, या फिर ब्रॉड पोटेंशियल ऑफ दैट क्वेश्चन, उस थॉट से आप उसका कंक्लूजन लिखो, सोल्यूशन ओरिएंटेड लिखो, या फिर पोएटिक या फिर एक्स्ट्रा पोलिटरी नेचर के थॉट पर आप लिखो। ऑलराइट, तो ये चीज डिस्कस करने के बाद ये इन्हीं चीजों को मैं इन सारे टॉपर्स कॉपीज में मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से इन सारे टॉपर्स ने इस थॉट को अप्लाई किया एंड दे वर एबल टू गेट द रियली अमेजिंग स्कोर इन GS पेपर 2 स्पेसिफिकली। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो GS2 में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपर्स में। मैं बात करूंगा श्रुति शर्मा मैम का, मैंने लिया हुआ है पहला क्वेश्चन। श्रुति शर्मा मैम ने बेसिकली ये क्वेश्चन उनके टेस्ट सीरीज कॉपी से ही है, उसको हम लोग रीड करते हैं, देन वील सी हाउ शी हैड एक्चुअली एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ शी हैड रिटन हर आंसर। उसमें उन्होंने थॉट कैसे दिया, फ्लो कैसे उनके कॉपीज में है, और किस अप्रोच से उन्होंने लिखा है, एंड हाउ कैन वी राइट व्हेनेवर वी आर प्रैक्टिसिंग दीज आंसर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दो नेसेसरी, timely, free and fair elections are not sufficient to ensure a vibrant democracy. In your opinion, what are the essential requirements for a vibrant democracy? तो इस क्वेश्चन का थीम क्या है? इस क्वेश्चन का अगर थीम देखा जाए तो इस क्वेश्चन का थीम है बेसिकली डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ये जो हम लोग ने टेम्पलेट बनाया था, लेट मी यूज ओपन दैट टेम्पलेट इन माय हैंड इटसेल्फ सो दैट हमारा जो रेफरेंस हो वो एकदम परफेक्ट हो। जस्ट अ सेकंड। तो इसके हाँ, तो यहाँ पर जो, और इसी तरीके से आपको भी करना है, क्वेश्चन को आपको रीड करना है एंड देन यू हैव टू सी कि मतलब कौन सा इसमें टेम्पलेट सुटेबल होगा, कौन सा टेम्पलेट इसमें सही सबसे सटीक बैठेगा। ठीक है, तो एज आई एम ओपनिंग दिस वन, तो यहाँ पर देख लो जो फंक्शंस वाला जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर बैठेगा सटीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक फंक्शंस पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, दो दिस इज नेसेसरी, टाइमली, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट सफिशिएंट टू एंश्योर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करना, क्या ये सही में, इज इट रियली ट्रू। फिर उसके बाद आपको कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पर जाना है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उसके कोर डिमांड्स को एड्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स 1.2 बिलियन पॉपुलेशन एंगेजिंग इन द लार्जेस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन which is given under आर्टिकल 324। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन है, और दूसरा ये इंडिकेटिव डेटा इन्होंने यूज किया है। एक डेटा को लिया है, उस डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि इट इज इंडिकेटिंग कि किस तरीके से इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जो कि, और यहाँ पर इनके आंसर्स में जब कभी भी आप देखेंगे तो कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शी इज एड्रेसिंग तो उसको ये ब्रैकेट में उसके आर्टिकल को मेंशन कर रही है, एंड इट इज नॉट दैट कि इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 324 ऐसा, जस्ट इन ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से ये कन्वे हो जा रहा है कि हाँ मतलब शी नोज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल्सो, और उसका वो इफेक्टिवली वो यूज कर रही है। तो ये इलेक्टोरल थीम पर, इलेक्शन के थीम पर जो इंट्रो हो रहा है वो डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन है। ऑलराइट, तो ये पहला चीज हो गया। अब जस्टिफिकेशन में क्या करना है, जस्टिफिकेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस जो कि यहाँ पर लिखा गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो उसको इंपोजिशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, या फिर नॉन वायबिलिटी ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत है क्योंकि इतना ह्यूज पॉपुलेशन है। तो ये यहाँ पर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इलेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड देन शी गोज ऑन एंड सजेस्ट दैट इट इज नॉट इनफ। ये पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन पर जा रहे हैं। इसमें वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए ये चीज इनफ नहीं है। कैसे? और इसमें वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो इन्होंने कोट किया, ये एकदम क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन में पूछा गया उसी कीवर्ड को, उन्हीं के फ्रेजेस को यूज कर रहे हैं सो दैट कि एक कनेक्ट बना रहे। एंड देन शी एक्सप्लेन्स कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 244 में किस तरीके से रिजर्वेशन, सेक्युलरिज्म, इनका जो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को शोकेस करते हैं। सेम फिर उसका डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव पार्ट जो है, क्योंकि ये अगर आप डेमोक्रेसी वाला एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे जो हम लोग ने टेम्पलेट बनाया है तो उसमें डेलिबरेटिव पार्ट इज देयर इन द टेम्पलेट इटसेल्फ। तो क्यों वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड फॉर डेलिब्रेशन, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि लेजिस्लेचर पर चेक रखेगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को
फर्दर एनहांस करता है। क्यों? क्योंकि उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होंगे। फिर इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है कि कोई भी सभी जगह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अपलिफ्टमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड जो ये भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पॉइंट है। उसमें इन्होंने 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल का एग्जांपल दिया है, लाइक ट्राइबल वेलफेयर के लिए यहाँ पर कोट किया है। एंड देन शी सजेस्ट कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को पुश करता है। ऑलराइट, फिर देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को इंक्लूड किया गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक तरीके से ये शोकेस कर रहे हैं कि ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसको बहुत ज्यादा एनरिच और वाइब्रेंसी उसको प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, फिर फाइनली सोशल ऑडिट, जैसे मेघालय मॉडल उन्होंने एग्जांपल में दिया है कि मेघालय में किस तरीके से सोशल ऑडिट किया जाता है सो दैट कि हमारा जो एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहे। एंड फिर उन्होंने कंक्लूड कैसे किया है ब्रॉड प्रिंसिपल पर, जो हमारा कंक्लूजन का एक वन ऑफ द टेम्पलेट है कि ब्रॉड प्रिंसिपल पर, ब्रॉड पोटेंशियल पर करना है कि अगर ये सारी की सारी चीजें सही होती तो हमारा रिजल्ट क्या होता। तो ओनली व्हेन सिटीजंस फील एक्टिव पार्टनर्स इन द डेमोक्रेसी टू डेवलप देयर पोटेंशियल in absence of arbitrary power is it of by and for the people। ठीक है, और यहाँ पर ये फेमस फ्रेज जो ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल जो डेमोक्रेसी का है वो उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया। इस तरीके से इफ वी आर राइटिंग आवर ओन आंसर्स तो इसी तरीके से हमें पिक्चर करना है अपने आप को। तो यहाँ पर कुछ इनपुट्स क्या लेने हैं, मतलब ब्राउनी पॉइंट्स का, शी ऑलवेज पुटिंग रेलेवेंट आर्टिकल्स। तो देखो यहाँ पर रेलेवेंट आर्टिकल, यहाँ पर रेलेवेंट आर्टिकल, जहां पर भी रेलेवेंट आर्टिकल है वहां पर वो कोट कर रही हैं। तो दिस इज वेरी गुड थिंग, गुड अप्रोच। फिर ऑल दीज पॉइंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम थॉट ऑफ who are क्विंट एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जैसे माइनॉरिटीज पर उन्होंने दिया है, फिर इंस्टीट्यूशंस पर दिया है, देन 5th एंड 6th शेड्यूल को कोट किया है, फंडामेंटल राइट्स, लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो अपने थॉट्स में हम लोग रखते हैं, इनको स्ट्रक्चर करने का तरीका क्या है कि आप डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो एक हमारा टेम्पलेट है उसके बेसिस पर आप सोचो कहाँ कहाँ पर ये चीजें हेल्प करती हैं। एंड वंस वी आर एबल टू डू दैट देन दैट इज डन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, जस्ट अ सेकंड, या जुडिशियल रिव्यू and soliciting constitutional justification for policies formulated by executive is an essential function entrusted to judiciary by the constitution, but there is a fine line between judicial activism and judicial outreach। ये क्वेश्चन है, बेसिकली थीम क्या है, जुडिशरी, और जुडिशरी हमारे टेम्पलेट के हिसाब से इंस्टीट्यूशन वाले एस्पेक्ट में आना चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम लोग इंस्टीट्यूशन में जितने भी हम लोग ने पॉइंट्स सोचे थे उन्हीं लाइंस पर हमें यहाँ पर लिखना है। इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर चूंकि जुडिशरी से रिलेटेड है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हम लोग कोट कर सकते हैं, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट जो हम लोग का एक इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट था उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अंडर आर्टिकल 23 एंड 32 among other provides the judiciary with the powers to uphold constitutionalism by checking arbitrary power of the executive through the mechanism of judicial review and also a part of basic structure। इस तरीके से उन्होंने कोर कीवर्ड्स जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर कोट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन से मोटिवेट होकर, कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर इन्होंने कोट किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी में बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूशन वाले में था, तो इंस्टीट्यूशन वाले में एक टेम्पलेट था हमारा मैंडेट, जुडिशरी का मैंडेट क्या है उसके बेसिस पर इन्होंने आगे प्रोसीड किया है। तो मैंडेट में वो उनके फंक्शन के बेसिस पर है। राइट, तो मैंडेट में फंक्शंस के बेसिस पर, लाइक नेसेसरी फॉर जुडिशियल रिव्यू, नेसेसिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू क्यों है ये पहले जस्टिफाई करेंगे। चेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती केस जो आया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो रिमूव किया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ये एक चीज उसको अपहेल्ड किया गया था। देन एंश्योरिंग डायनामिज्म इन द पॉलिटी अंडर सेक्शन 377 रिपीट, उसको रिपील किया गया क्योंकि जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको कंटिन्यू करना था, जो कि हर एक को डिग्निटी एंड इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटीज देता है, तो वो चीज यहाँ पर हाईलाइट किया है। एंड देन जुडिशियल रिव्यू से ही, क्योंकि ये सब जुडिशियल रिव्यू के ही रिजल्ट है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल अंडर आर्टिकल 32 जो कि रिट्स का जो प्रोविजन है वो जुडिशियल रिव्यू को एनहांस करता है। एंड देन शी सजेस्ट एंश्योरिंग द सोशल वेलफेयर, जैसे एमसी मेहता का जो केस था एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए, और या फिर पीआईएल जो था ट्राइबल राइट्स के लिए, ये सारी की सारी चीजें जुडिशियल रिव्यू से ही आ रही हैं। ऑलराइट, अब जो इसका जो दूसरा फंक्शन है जुडिशियल एक्टिविज्म, उस पर आ जाते हैं। तो इन्होंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू और फिर जुडिशियल ओवररीच, ये तीनों ही पॉइंट पर इन्होंने अपना नोट्स प्रिपेयर किया है, मतलब आंसर एड्रेस किया। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में शी इज सजेस्टिंग कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक थ्रू एन इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इंश्योर किया जा रहा है। तो जो जुडिशरी है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ को रीड नहीं कर रही है, वो जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अफेक्टेड ग्रुप है, उनके राइट्स के लिए खड़ी हो रही है। तो ये जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम है। इसके एग्जांपल्स उन्होंने कोट किया है मेनका गांधी केस में, किस तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हाईलाइट किया गया था, रूल ऑफ लॉ
की स्पिरिट से ये सारी की सारी चीजें की गई थी, स्पेसिफिकली एनलार्जमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 जो कि एक रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने के लिए किया गया था। देन एमसी मेहता का केस इन्होंने कोट किया, जो टास्क ट्रेपेजियम जोन में जो बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा था उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। विशाखा गाइडलाइंस दिया गया था जस्ट टू इंश्योर दैट कि विमेन एट वर्क प्लेस और एम्प्लॉयमेंट में जब विमेन है तो वो प्रोटेक्टेड हो, उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके वर्क प्लेस पर ना हो। सेम गोज फॉर पीआईएल अंडरटेकिंग फॉर प्रिजनर्स पर जो मतलब प्रिजनर्स के अपने राइट्स अंडर ट्रायल्स कितने भरे पड़े हैं, तो उसके लिए उन्होंने हेबियस कॉर्पस यूज किया और फिर यहाँ पर उनके राइट्स के लिए मतलब एक तरीके से एक्टिविज्म शो किया जुडिशरी ने। ऑलराइट, और फाइनली जुडिशियल आउट ओवर रीच पर अब जाते हैं, और ये हमारा जो टेम्पलेट है उसके चैलेंजेस वाले एस्पेक्ट में आ जाएगा। तो जो फंक्शंस है जुडिशरी के, जो फंक्शंस है उसमें कुछ चैलेंजेस है। वन ऑफ द चैलेंजेस जुडिशियल ओवर रीच में जैसे डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ पावर, जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष काशीनाथ केस का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि रीवर्किंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में इन्होंने एक पॉइंट के बियॉन्ड जाकर वहां पर जजमेंट दिया। फिर लिकर बैन का जो केस आया था जो कि हाईलाइट किया गया था, उन्होंने बेसिकली इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, नॉट इन द टेरिटरी ऑफ जुडिशरी, बट जुडिशरी ने ओवररीच करके उसको बैन किया। तो ये भी एक जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल है। सिमिलरली फैमिली कमिटीज फॉर डाउरी प्रोहिबिशन, ग्रीन क्रैकर्स को यूज करना, ये डायरेक्शंस दे रहे हैं एक तरीके से। तो दिस इज इन अ वे जुडिशियल ओवररीच। और फाइनली उन्होंने स्टेक्स से एसोसिएटेड उन्होंने कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन क्या है? दीज कैन बी प्रॉब्लम एज अ नो चेक इन इज प्रेजेंट ऑन द जुडिशरी। अगर ये जुडिशरी बार बार ये करती रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देयर इज नो चेक ऑन द जुडिशरी इटसेल्फ, राइट। तो विल अफेक्ट द डिग्निटी इफ फॉलोड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वायलेट द आर्टिकल 15। किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब क्या क्या स्टेक्स पर अगर ये जुडिशरी ओवररीच करती जाएगी तो क्या क्या चीजें अफेक्ट होंगी। जो आर्टिकल 50 में जो मेंशन है क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, और जो एनविसाज किया है मॉन्टेस्क्यू ने, जो कि अब यहाँ पर ये देखो कि किस तरीके से स्कॉलरली ओपिनियन को ये अपने आंसर में सिंथेसाइज कर रही है। तो इससे क्या होता है ना कि ये बहुत ही क्रेडिबिलिटी देता है उनके आंसर्स को और फाइनली कंक्लूजन को एक क्लोजर ऑफर करता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से शी हैज एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इन पर है, जुडिशरी वाले एस्पेक्ट पर था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे अनिमेश प्रधान सर की कॉपी मीडिया पर। ठीक है, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं फिर। और मीडिया जो होगा बेसिकली ये फंक्शंस में ही आ रहा है, अगेन फंक्शंस में ही आ रहा है, फंक्शंस वाले टाइप ऑफ जो हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया था। एज यू कैन सी आई एम यूजिंग दिस टेम्पलेट ओनली जस्ट टू शोकेस यू कि इस तरीके से हमें थिंकिंग करना है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये किस टेम्पलेट से सूट कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दोस लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द मेनेस ऑफ पेड न्यूज ऑफन रेयर्स इट्स अगली हेड ड्यूरिंग इलेक्शंस। डिस्कस द नीड फॉर मेकिंग पेड न्यूज एन इलेक्टोरल ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कोर डिमांड क्या है कि पेड न्यूज को इलेक्टोरल ऑफेंस बनाने की नीड क्या है, और पेड न्यूज जो है ओवरऑल जो मीडिया है ये हमारी थीम है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली इसी थीम पर इंस्पायर्ड है। किस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। इन अभिराम रिसेंट मतलब कोई भी फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि पेड न्यूज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या मेंशन किया है? अभिराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें कोर्ट हाईलाइटेड इलेक्शन एज द बिगेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक इवेंट, और फिर हाउ इट जेपरडाइजेस, अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ तो हाउ इट जेपरडाइजेस द सेक्शनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली फ्यूलिंग द पेड न्यूज। जो पेड न्यूज के जरिए एक सेक्शनल इंटरेस्ट को पुट फॉरवर्ड किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, वो चीज जेपरडाइज होती है। इस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन में जजमेंट से ड्रिवन अपना इंट्रोडक्शन दिया। राइट, अब आ जाते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी पर इनका जो कोर डिमांड है नीड फॉर मेकिंग पेड न्यूज एज एन ऑफेंस, इसको यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से मेंशन किया और इसका प्रेजेंटेशन आप देखिए। यहाँ पर नीड फॉर मेकिंग इट ऑफेंस, इसको इस तरीके से कोट किया और फिर उसके बाद ये पॉइंट्स लिख रहे हैं। स्कोप ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर, ऑब्वियसली बात है जब पेड न्यूज होता है तो वो लोगों की साइकी को इन्फ्लुएंस करता है, एक नैरेटिव बिल्ड करता है अगेंस्ट द फ्री फेयर इलेक्शन, क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग चॉइसेस ऑन योर ओन, यू आर एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज पीपल। अगर वो मीडिया आउटलेट्स अगर इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं विदाउट एनी फियर और फेवर तो अब तो सही होता है, लेकिन अगर फेवर से दे रहे हैं तो एक तरीके से वो उनके एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को आपके सामने पुश थ्रू कर रहा है, जिससे आप एक इंडिपेंडेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते हो। राइट, जो कि अगेंस्ट द बेसिक फीचर जो कि कियोतो होलोहन केस में इसको मेंशन भी किया गया था, मतलब इसको हाईलाइट किया गया था। ठीक है, फिर और यहाँ पर देखो पिछले भी पेपर में, पिछले भी आंसर कॉपी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से श्रुति शर्मा मैम ने जो भी आर्टिकल होता था उस आर्टिकल को कोट करते थे ब्रैकेट में। यहाँ पर इन्होंने केस को भी ब्रैकेट में कोट किया, ये नहीं कि बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से ये इंस्टिगेट वायलेंस को इंस्टिगेट करता है। देन मेनेस ऑफ फेक न्यूज एंड इन्फोडेमिक, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि किस तरीके से ये चीज मीडिया के थ्रू पुश होती है।
makes citizen gullible, lack of monitoring makes it difficult to seek the accountability, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं, सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। हेट स्पीचेस एंड कम्युनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो इंस्टिगेट करते हैं एक तरीके से पनिशेबल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये किस तरीके से, यही चीज मेरे को दिखाना था कि कोई भी एलिमेंट अगर वो कोट कर रहे हैं तो उससे अगर रेलिवेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या फिर कोई जजमेंट है या फिर कोई लीगल प्रोविजन है, कोई लॉ है, तो उसको यहाँ पर कोट करें। जैसे हेट स्पीच एंड कम्युनल इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 के थ्रू ये ऑफ 1951 ये पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसको इस तरीके से ये कोट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कमिटीज। कमिटीज को ये किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उमेश सिन्हा कमिटी गाइडलाइंस ऑन, अब इसी न्यूज से रिलेटेड मेजर्स टू बी टेकन टू मैनेज द पेड न्यूज, इसको कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए देखो आपको नहीं देना है, आपको ये देखना है कि किसी एक्सपर्ट कमेटी ने कोई इस पर ओपिनियन दिया है क्या। तो जैसे इन्होंने उमेश सिन्हा कमेटी को यहाँ पर कोट किया है, फिर उसके बेसिस पर इन्होंने दिया है कि ऑन न्यूज ऑन सोशल मीडिया रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, जो फेसबुक है, ट्विटर है, एक्स है, उनके रोल क्या होते हैं, किस तरीके से अगर फेक न्यूज है तो उसको फ्लैग करना। फिर जजमेंट को यहाँ पर इन्होंने एक कमिटी रिकमेंडेशन दिया, फिर यहाँ पर जजमेंट को कोट किया है कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट गिव दिस गाइडलाइंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स को भी दिखा रहा है कि पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको कैसे कर्टेल करती है। सिविलियंस के लिए फैक्ट शाला एक कंसोर्शियम बनाया गया जो कि एक सिविल सोसाइटी ने बनाया है अगेंस्ट फेक न्यूज। फिर अमेंडमेंट्स इन आईटी रूल्स कोड किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि फेक न्यूज एंड पेड न्यूज को फ्लैग ऑफ करता है। सेम गोज फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि ये पेड प्रमोशन है। तो ये सारे मेजर्स लिए जाने चाहिए। किस तरीके से इन्होंने मेजर्स जो है ये सोल्यूशन ओरिएंटेड जो हमारा फ्रेमवर्क है उससे ये अलाइन होता है। ठीक है, देन चैलेंजेस में क्या क्या चैलेंजेस है, और ये जो चैलेंजेस है ये बेसिकली चैलेंजेस इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, बट ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस को जनरेट करें सो दैट पेजेस कुड बी यूज्ड। और प्रेजेंटेशन आप देखिए कि इस तरीके से बीच में ये लिख रहे हैं, उसके बाद उसके इस तरीके से माइंड मैप तरीके से ये उसको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे लो स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बेस्ड सोलली ऑन पेड न्यूज। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा चैलेंज है अकाउंटेबिलिटी का, तीसरा चैलेंज है रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज का, देन फॉरेन एजेंसीज का क्या चैलेंज है। इस तरीके से इन्होंने इसको फॉरेन एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट से किस तरीके से नेशनल इलेक्शंस इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। एंड फाइनली वे फॉरवर्ड में इन्होंने एक स्पेसिफिक और जेनरिक का मिक्स करके यहाँ पर दिखा है। जैसे यूजिंग टेक्नोलॉजी एआई और एमएल और ब्लॉकचेन टू फ्लैग ऑफ पॉलिटिकल पेड न्यूज, वो चीज यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। फिर टीके विश्वनाथन कमेटी का यूज करो। अगेन ये कमेटी इनको सीधे नहीं आया होगा, इन्होंने पहले अपने शॉर्ट नोट्स में इस तरीके से अगर कोई पेड न्यूज आएगा तो उस पर मीडिया पर उन्होंने एक वे फॉरवर्ड बनाया होगा, जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि ये 4 कमेटीज है, एक कमेटी को मैं बॉडी में यूज करूंगा, एक कमेटी को मैं कंक्लूजन में यूज करूंगा। टीके विश्वनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन जो कि हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए किया जाना चाहिए, उस पर उन्होंने इसको कोट किया। फिर राजीव गौबा गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया उसको कोट किया। फिर सिटीजन के बीच में अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन जो कि एक जेनरिक पॉइंट है वो उन्होंने कोट किया है, राइट। और फाइनली कंक्लूड कैसे किया, हेंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स शैल रिमेन एट थ्रेट विद menace of paid news which needs to be tackled with the legislative and administrative measures। ठीक है, और ये बहुत ही अमेजिंग कंक्लूजन तो एक तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से कि कैसे भी करके बैलेंस करना है। तो यहाँ पर इनका जो कंक्लूजन है एक तरीके से एक लार्जर आइडियल्स पर ये लोग दे रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जो थ्रेट में है, मतलब एक तरीके से स्टेक्स पर क्या है, अगर पेड न्यूज चलेगा तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थ्रेट पर रहेंगे। बाकी उसका सोल्यूशन क्या है कि अगर ये नहीं होता तो पॉसिबिलिटीज पर इन्होंने कंक्लूड किया कि पेड न्यूज को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, को टैकल करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉपी ऑफ पॉलिटी ओनली, दिव्या मिश्रा मैम का है। मैं दिव्या मिश्रा मैम का अभी यहाँ पर यूज करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, दिव्या मिश्रा मैम का जो कॉपी है ये बेसिकली अगेन पॉलिटी से ही है। मैं डिफरेंट टॉपर्स की कॉपीज को और उनके फ्लेवर को मैं एक बार दिखाना चाह रहा था, इसके लिए मैंने इतना डिफरेंट कॉपीज लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, द केशवानंद भारती केस लेड डाउन इंपॉर्टेंट रेड लाइंस, सेट द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द लिमिट्स टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन, ये इसका डायरेक्टिव वर्ड है। यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती केस किस तरीके से एक रेड लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में आपको देखना है किस टेम्पलेट पर ये सुटेबल है। तो लेजिस्लेशन वाला जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर सुटेबल फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे किया है, केशवानंद भारती जो कि लेजिस्लेटिव प्रोविजन है उसी से ही स्टार्ट किया। केशवानंद भारती केस ऑन in 1973 was watershed movement which rejected the dust, clarified the dust raised due to emergency time between the executive and judiciary। यहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे उसको इसने सेटल किया केशवानंद भारती केस में, इस तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, जो कि एक उससे रिलेटेड कोई ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है, लीगल कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया। ठीक है, अब आ जाते हैं केशवानंद भारती केस लेट डाउन द रेड लाइंस। अब उसी जो रेड लाइंस इन्होंने ड्रॉ किया उसी को यहाँ पर
मतलब पहले तो ये केशवानंद भारती के डेवलपमेंट को यहाँ पर ये शोकेस कर रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स जो विच लेड टू केशवानंद भारती एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर में इन्होंने प्रेजेंट किया है। कैसे? सबसे पहले चंपकम दुराई राजन केस इन्होंने 1950 में जो हुआ था उसको यहाँ पर कोट किया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अब्रिज्ड, ये वाला पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा जो कोट किया है गोलकनाथ केस में इस जजमेंट को रिवर्स किया गया एंड देन पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन लाया 24 और 25 अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया जिसमें आर्टिकल 31C लाया गया जिसमें डीपीएसपीज और 39B and C को अबव रखा गया आर्टिकल 14 और 19, अगर वो उसको वायलेट करता है फिर भी वो चलेगा। एंड फाइनली केशवानंद भारती केस अपहेल्ड पावर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो कि उसके लिए एक रेड लाइन ड्रॉ किया। अब ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। अब देखो ना कितना बड़ा डेवलपमेंट, जो कि हम लोग केशवानंद भारती केस को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन उसको किस तरीके से बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर में एक टोन सेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में, जो कि केशवानंद भारती केस में किस तरीके से उन्होंने बताया था कि राइट विल बी अल्ट्रा वायर्स अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो। अब इन्होंने रेड लाइंस, स्कोप एंड लिमिट्स, इस चीज को यहाँ पर बॉक्स बनाया और फिर उस पर कौन कौन से ऐसे रेड लाइंस ड्रॉ किया। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने लाया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लाया और नो लॉ कुड बी वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बीएचएल का अप्रोच इन्होंने 3 यहाँ पर रेड लाइंस इन्होंने ड्रॉ किए। अब फर्दर उसके बाद क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, एलआईसी केस रीअफर्म्ड द ब्रॉड कंस्ट्रेंट्स जो थे वो उन्होंने रीअफर्म किए। फिर जुडिशियल रिव्यू वाज आल्सो मेड द एप्लीकेबल टू द शेड्यूल लाइन जो थी उस पर भी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल करवाया गया, जो कि मिनर्वा मिल्स केस में ही हुआ था, जो कि जमींदारी अबोलिशन एटसेट्रा में बहुत हेल्पफुल हुआ था। ठीक है, अब वो एक नया डायमेंशन जनरेट कर रही है कि उसमें इश्यूज क्या है। स्पेसिफिकली हमारे टेम्पलेट के हिसाब से भी चैलेंजेस वाला एस्पेक्ट हमेशा इसमें आ रहा है, तो उसमें इश्यूज क्या क्या है। जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, जो कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा किस तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है। फिर सब्सटेंशिएट उसको कैसे किया कि एनजीटीज ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो बैन करती है जो व्हीकल्स के ऊपर, जो ओल्डर व्हीकल्स के ऊपर, जो 10 साल से पुराने व्हीकल्स हैं इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। फिर इट डिस्टर्ब्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि अगर जुडिशरी इतना ज्यादा ओवररीच करने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वुड गेट थ्रेटन्ड। एंड देन उसमें इन्होंने इस आर्टिकल को कोट किया। किस तरीके से, देखो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है कि जो उससे रिलेवेंट आर्टिकल है उसको यहाँ पर बॉक्स करके उसको कोट कर रही है। फिर वाइड इंटरप्रिटेशन कुड बी मिसयूज्ड, लाइक कल्यूजन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर उसके बेनिफिट्स इन्होंने कोट किया है कि इसके बेनिफिट्स क्या 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 है। पार्लियामेंट कमिटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग पावर जो है, इसका फायदा क्या हो जाता है इफ इट, मतलब इसमें इन्होंने कोट किया कि किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट हो सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो चीज है इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। फिर सेफगार्ड्स दैट सिविल राइट्स एंड फेडरलिज्म को ये सेफगार्ड करती है, कौन? जुडिशरी करती है। तो एक तरीके से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये पार्लियामेंट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग पावर है उसको कंट्रोल करती है ताकि वो रीराइट नहीं ना कर दे। तो चैलेंजेस और बेनिफिट्स दोनों ही डायमेंशन यहाँ पर बहुत ही डिटेल में इन्होंने हाईलाइट किया है। एंड फाइनली कंक्लूजन में एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द विजन ऑफ inclusive India and its amending enable it to progressive living document with constitutional morality, inclusive India और constitutional morality, ये एक larger principle पर इन्होंने अपना conclusion दिया है। राइट, इस तरीके से we can also do this। ठीक है, अब चलते हैं गवर्नेंस वाले। पॉलिटी हो गया, now we will be talking about the governance। ठीक है, गवर्नेंस का इनका एक अप्रोच है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि ये देखो दिव्या मिश्रा मैम की ही कॉपी है। एक तो ये है कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स करना है, दूसरा टू द पॉइंट चीजों को लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं दे रहे, सीधे कट टू कट पॉइंट, जो एक पॉइंट है उसका हेडिंग देना और सीधे उसको एग्जांपल से जस्टिफाई करना। कंटेंट हैवी आंसर्स है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ये कवर कर रही हैं। आर्गुमेंट एंड सब्सटेंशिएशन, कोई भी आर्गुमेंट दे रहा है उसको सब्सटेंशिएट किया जा रहा है और एक्स्ट्रा डायमेंशन जनरेट करें सो दैट कि पेजेस भी कवर हो जाए। ठीक है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड ही है, जो हमारा जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से। क्लींजिंग पॉलिटिक्स हैज बीन ब्रॉट अबाउट मोर बाय इंस्टीट्यूशंस अदर देन द लेजिस्लेचर, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन से मतलब हमारी पॉलिटिक्स क्लीन हो रही है लेजिस्लेचर के बजाय और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लींजिंग ऑफ द पॉलिटिक्स हैज बीन ब्रॉट अबाउट मोर बाय इंस्टीट्यूशंस अदर देन द लेजिस्लेचर, इसको एनालाइज करना है, एक डायरेक्टिव वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देखना, तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है, डेटा से किया है, कोई एक रिसेंट जो डेटा है उसको यहाँ पर कोट किया है और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए एडीआर, एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आई थिंक ऐसा ही कुछ है। तो ये जो एडीआर है ये बहुत ज्यादा केसेस सिटीजन सेंट्रिक मतलब फाइल करती है, पीआईएल्स फाइल करती है इन द सुप्रीम कोर्ट, उसी से ही यहाँ पर इन्होंने किया है। और वो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक है, वो बेसिकली एक थिंक टैंक भी है। तो ADR has reported an increase from 33 to 43% in the MPs with criminal antecedent in 17th Lok Sabha. It shows growing criminalization of politics. किस तरीके से इन्होंने डेटा को यूज किया है और एक इंडिकेटिव डेटा दिया है, 33 to 43% ये डेटा दिया है और उससे वो इंडिकेट कर रहे हैं किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है और उसके लिए एक ऑथेंटिक
सोर्स कोट किया है, ठीक है। इस तरीके से इनका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ व्हाई देयर इज एनी नीड टू क्लीन, पहले वो एस्टैब्लिश कर रही है क्लींजिंग ऑफ पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है, इश्यूज विद द पॉलिटिक्स, मतलब क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है, नो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, वोटर को ब्राइब दिया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, जबरदस्ती वोट दिए जा रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली कंक्लूडेड महाराष्ट्र इलेक्शन में वी हैव सीन जो बीड में हुआ था। देन यूज ऑफ मनी पावर, मसल पावर हो रहा है, पेड न्यूज एंड फेक न्यूज किस तरीके से एकदम टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं कर रही है, एकदम कट टू कट पॉइंट्स को यहाँ पर दे रही है, ठीक। उसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं उसको यहाँ पर कोट किया, और ये बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पर इन्होंने किया है। लेजिस्लेटिव मेजर्स मतलब अभी वो बता रहे हैं कि लेजिस्लेचर का भी रोल है, फिर उसके बाद बताएंगे कि इट इज नॉट इनफ, क्या क्या लेक्यूनास रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो अप्रोच है वो ये है कि लेजिस्लेटिव मेजर लिखने, मतलब जनरली हम लोग ये होता है कि जो क्वेश्चन होता है हमें ऐसा लगता है कि इसमें लेजिस्लेटिव मेजर्स नहीं लिखना है, सीधे हमें आना है अदर इंस्टीट्यूशन जो उसको हेल्प कर रहा है, बट एक्चुअल में ये लेजिस्लेटिव मेजर्स लिखकर उसमें जो लेक्यूनास है उसको हाईलाइट करके फिर वो कोर कंटेंट पर जा रहे हैं, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें क्या है, सेक्शन 8 है जो कि कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ईयर्स के अगर क्रिमिनल्स है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सेक्शन 126 ऑफ जो इसी का ही है 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो बोलता है कि नो एग्जिट पोल विद इन 48 आवर्स ऑफ द पोल कंक्लूजन, पोल कंक्लूड हो उसके विद इन 48 आवर्स आपको एग्जिट पोल्स नहीं देने हैं। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर आईपीसी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं लाइक आर्टिकल 324 टू 329 व्हिच गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इलेक्शन कमीशन को जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है उसको यहाँ पर कोट किया है। ये बेसिकली लीगल प्रोविजन से आ रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्टोरल बॉडीज को यहाँ पर इन्होंने कोट किया हुआ है कि उसमें क्या क्या लेक्यूनास है लेजिस्लेटिव मेजर्स में। लाइक सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लैक द टीथ, ये जो चीज है इसको यहाँ पर कोट किया कि ये इशू है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ टूथलेस टाइगर जो वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है। एंड देन शी वेंट अहेड एंड टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरीके से रूलिंग डिस्पेंसेशन को बहुत ज्यादा फेवर करती है, या फिर इलेक्टोरल फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो केस था उसको किस तरीके से यहाँ पर FCRA एक्ट जो कि फॉरेन फंडिंग होती है उसमें यहाँ पर इन्होंने इसको हाईलाइट किया है। एंड देन शी ऑल्सो सजेस्ट कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस किस तरीके से होता है जिसको कर्टेल करने में लेजिस्लेटिव मेजर्स वर नॉट सफिशिएंट और नॉट गुड इनफ। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका का इन्होंने बहुत ही फेमस जो केस हुआ था, किस तरीके से लोगों के थिंकिंग प्रोसेस को ही पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, उनके थिंकिंग प्रोसेस में ही चेंजेस लाना, उनको ऐसा लगना कि व्हाट सी होता क्या है कि जो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो हम लोग अपने ओपिनियन बना रहे हैं वी आर मेकिंग आवर ओपिनियन आवर ओन सेल्स, नो, आपके चॉइसेस भी वहां पर एक नैरेटिव के थ्रू चेंज किए जाते हैं और आपको एक इको चेंबर में रख दिया जाता है जहां पर आपके थिंकिंग प्रोसेस पूरा सिर्फ और सिर्फ उसी एक थॉट के अराउंड, उसी एक फिलोसफी, उसी एक आइडियोलॉजी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। यू डू नॉट वांट टू लिसन एनी अदर नैरेटिव। यही कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में हुआ था। इस तरीके से उन्होंने लेक्यूनास को हाईलाइट किया। नाउ क्लींजिंग ऑफ पॉलिटिक्स, और उसमें इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर हाईलाइट किया, और ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस के मैंडेट जो हम लोग ने अपना टेम्पलेट बनाया था, मैंडेट, हाउ मैंडेट विल हेल्प, वो मैंडेट वाले एस्पेक्ट से यहाँ पर कोट कर रहे हैं, मतलब यूज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट किया जो कि TN सेशन सर ने ड्यूरिंग TN सेशन सर के टेन्योर में हुआ था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था, सी विजिल एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उसको यहाँ पर कोट कर रही हैं। फिर 2016 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक मेजर्स दिए थे, जैसे बैनिंग फॉल्स एफिडेविट फाइलिंग, मतलब फॉल्स एफिडेविट अगर कोई एक कैंडिडेट करता है तो दैट वुड बी बैंड। कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाया जाना चाहिए फॉर जनरल एंड असेंबली इलेक्शंस। ये जो चीज है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ही है। देन सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, लाइक लिली थॉमस केस में बैन किया कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को, मतलब कि केस को लड़ने के लिए, अगर वो अपील पर डाल रहे हैं फिर भी दे आर बैंड। नोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो आने के बाद किस तरीके से यू हैव गॉटन राइट टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स हु आर फाइटिंग द इलेक्शंस, हु आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस। फिर लोक प्रहरी जजमेंट यहाँ पर कोट किया कि किस तरीके से अपने असेट्स को डिक्लेयर करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंडेटरी है, अगर वो आप नहीं करते हो तो यू वुड बी क्वेश्चन, ठीक है। फाइनली लॉ कमीशन को इन्होंने उनके रिपोर्ट में किस तरीके से 175th रिपोर्ट ने बोला कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। इस तरीके से ये बोल रही है कि किस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आंसर को एनरिच करने के लिए। फाइनली यहाँ इनका जो कंक्लूजन है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है कि किस तरीके से दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं एंड इंद्रजीत गुप्ता कमेटी recommendations of state funding of elections need to be considered too. Like honorable prime minister have given call for one nation one election, जो कि अभी जस्ट हम लोग ने स्टार्ट ऑफ द सेशन में ये देखा कि which can be looked into। इस लाइन पर अगर उन्होंने कंक्लूड किया है तो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट को इन्होंने कंक्लूजन में इंक्लूड किया है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिव्या मिश्रा मैम का ही कॉपी है। इक्विटेबल गवर्नेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि इंप्रूविंग गवर्नेंस इज द की टू एंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज।
मतलब इक्विटी बहुत जरूरी है अगर हमें डेवलपिंग कंट्री में ग्रोथ चाहिए। हाउ फार डू यू थिंक दैट द इनइक्वालिटी इन इंडिया इज ड्यू टू लॉपसाइडेड डेवलपमेंट पॉलिसीज सिंस इंडिपेंडेंस? आपको किस हद तक लगता है कि इंडिया का जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है ये इनइक्वालिटी जो हो रही है वो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट की वजह से हो रही है? तो ये पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन है, इन दोनों को ही एड्रेस करना है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के फंक्शन के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, कैसे हम लोग देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले डेटा से स्टार्ट किया है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है, इनइक्वालिटी है, तो उसको इन्होंने डेटा की तरह से स्टार्ट किया है। यूएन रिपोर्ट सेज इंडिया इज द थर्ड मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड विद 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैविंग 77% ऑफ द टोटल वेल्थ। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट दिया जो कि एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट है। इससे ये एस्टैब्लिश कर दे रही है कि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो सही है। फिर वो इनइक्वालिटीज के एक चार्ट को, ये बहुत बेहतरीन मेरे को लगा था, मतलब इस तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, ये आपकी मोनोटोनी को ब्रेक करता है। तो पार्ट ऑफ द मतलब, और इससे आपका एक प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिख कर आता है। अनदर मोड ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने थॉट्स को दे रहे हो। इन लास्ट वीडियो ओनली आई टोल्ड यू कि व्हाटएवर हेल्प्स यू टू कन्वे योर थॉट्स बेटर, डू इट। तो यहाँ पर उस चीज को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और ईयर वाइज इन्होंने शो किया किस तरीके से इनइक्वालिटी इन 1950s वाज 0.46, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 0.64। ये कितना क्लैरिटी देता है कि 26% डिक्रीज ऑन द एडजस्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इनइक्वालिटीज, राइट। फिर इन्होंने लॉपसाइडेड डेवलपमेंट को और पॉलिसीज को कनेक्ट किया है फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ कि अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ हो रहा है, केरला को स्पेशल, मतलब केरला में ज्यादा हो रहा है, बिहार में कम हो रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो बेनिफिट था वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था उनमें ज्यादा देखा गया, चाहे बिहार, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट पार्ट हो, या फिर आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, वहां पर इसका ज्यादा बेनिफिट मिला था। रूरल अर्बन डिवाइड को यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरीके से 70% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है, 75% जो डॉक्टर्स होते हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो आप देखो ना, ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है लेकिन सर्विसेज ज्यादा अर्बन एरियाज में प्रेजेंट है। फिर जेंडर डिवाइड को इन्होंने जस्ट हेडिंग दिया है और एग्जांपल से कोट किया कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 27% है जबकि मेल 80% के आसपास है। ये एक तरीके से जेंडर डिवाइड ही तो है। फिर फीमेल लिटरेसी गैप 17% है। देन रिच पुअर डिवाइड को इन्होंने कोट किया कि हैव एंड हैव नॉट्स वाला जो डिबेट चलता है उसको यहाँ पर कोट किया है। फंक्शनल कैपेसिटी को ये कॉम्प्रोमाइज करता है रिच एंड पुअर के बीच में। ये जो चीज है ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट को यहाँ पर हाईलाइट किया। एंड देन शी वेंट अहेड एंड टॉक अबाउट, एक नया डायमेंशन बनाया, इश्यूज क्या है डेवलपमेंटल पॉलिसीज में, क्योंकि डेवलपमेंटल पॉलिसीज के इश्यूज की वजह से ही तो ये हो रहा है। और डेवलपमेंट इज द सोल, मतलब डेवलपमेंट तो एक इंस्टीट्यूशन का ही तो रोल है कि गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन्हीं, उनका ही तो काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूशन वाला जो हमारा अप्रोच था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको लिखना है, राइट। चाहे वो फॉल्टी डिजाइन हो, चाहे वो टेक्निकल ग्लिचेस आए हो, करप्शन हो, अनअवेयरनेस हो, ये डेवलपमेंटल पॉलिसीज के कुछ इश्यूज हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉपुलरिस्टिक पॉलिसीज जो हम लोग बना रहे हैं, जो कि एक रेवरी कल्चर हो गया, या फिर वेलफेयर के नाम पर, वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर, जैसे लाडली बहना योजना में इतना ज्यादा मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन दोज थिंग्स, इफ अगर मतलब इसमें ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि हाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज थिंग्स इनटू सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंप्रूविंग द स्कूल्स, इंप्रूविंग द हेल्थ केयर सिस्टम, ये ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड के टोन में इंप्रूविंग गवर्नेंस फॉर इक्विटेबल ग्रोथ, इसमें इंस्टीट्यूशन में ही, इंस्टीट्यूशन वाला जो हमारा जो फ्रेमवर्क है, अगर उसी में ही मैं जाऊं तो इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से स्पेशल फंक्शंस में हम लोग वे फॉरवर्ड के टोन में हम लोग दे सकते हैं कि पार्टिसिपेटिव एंड, मतलब पार्टिसिपेटिव एंड सिटीजन ओरिएंटेड, कंसेंसस ओरिएंटेड हमारे गवर्नेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं इसको हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन शी टॉक्स अबाउट द वेलफेयर मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, आरटीआई को लाकर, सोशल ऑडिट्स के कॉन्सेप्ट को लाकर। फिर ब्रिजिंग गवर्नेंस डेफिसिट फॉर बाय कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज, वो जो चीज है, चाहे वो लॉन्च ऑफ मिशन कर्मयोगी एंड आईजीओटी, ये जो प्लेटफॉर्म जो लाया गया, ये इन्होंने अपने वे फॉरवर्ड में दिया हुआ है। फाइनली शी कंक्लूड्स विद पोटेंशियल, क्या अगर ये चीजें नहीं होती तो क्या होता। तो पोटेंशियल वाला जो लार्जर आइडियल्स के लाइन पर इन्होंने कोट किया है कि गांधीयन ड्रीम्स ऑफ सूराज डिमांड सर्वोदय एंड अंत्योदय विद सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी टू। यहाँ पर जो इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट था उस पर इन्होंने क्वेश्चन दिया कि सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ऑल्सो इसेंशियल, जो कि सर्वोदय और अंत्योदय के प्रिंसिपल पर से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस पर, जो कि शुभम कुमार सर का मैं कॉपी यूज कर रहा हूँ अब यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं ये, आई होप इट इज ओके। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या, सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, जो कि जीएस2, अगेन हम लोग जीएस2 ही डिस्कस करें पॉलिटी।
when it comes to hunger, India faces the paradox of plenty. Discuss also suggest ways in which this concern can be addressed. Again ये स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमारा थीम था वो स्कीम्स वाला उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है. हंगर इज द कोर थीम. इन्होंने इसमें डेफिनेशन दिया है और इनफॉर्मल डेफिनेशन दिया है कि किस तरीके से हंगर जो है वो इनफ फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर वंस कंजम्पशन एंड देन न्यूट्रिएंट रिच फूड इज नॉट अवेलेबल. इंडिया फेसेस द हंगर इशू जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विजिबल है और कंसिस्टेंटली बैडली इन्होंने परफॉर्म किया. और इसको यहाँ पर इन्होंने डायग्राम से दिखा दिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस तरीके से पहले 97 था, 100 था, 103 था, अगेन इट इज परफॉर्मिंग पुअरली. ये जो स्टैंडिंग आउट फीचर है ये इस तरीके से बनाना, ये जस्टिफिकेशन देता है. जिस तरीके से प्रीवियस एग्जाम्पल में इन्होंने दिव्या मिश्रा मैम ने किस तरीके से उन्होंने एक डायग्राम बनाया था, एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ से वो शो कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी ग्राफ शो कर रही है. देखो हर एक टॉपर ने एक दूसरे से लर्न किया है और उन्होंने अपने प्रीवियस ईयर के टॉपर्स से ही ये सारी की सारी चीजें ली है. ठीक है, अब इन्होंने कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है. और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मोर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी वी आर सफरिंग विद द हंगर, माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी. वो क्यों हो रहा है? ये जो चीज है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, वी आर प्रोड्यूसिंग मोर बट स्टिल वी आर सफरिंग विद द हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी. फिर उसके बाद इन्होंने इसमें हंगर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कोड किया कि लाइक स्टंटिंग क्या होता है, उसके डेटा कोड किया है, एंड देन ही शोज वेस्टिंग में क्या वेस्टिंग क्या होता है उसका डेटा कोड किया है, एंड देन माल न्यूट्रिशन में अगेन उसका डेटा कोड किया. इस तरीके से डेटा रिफर किया हुआ है सो दैट की जस्टिफाई हो चीजें. ठीक, अब उन्होंने आगे रिसेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था 2020 में, उस समय जो जब इन्होंने आंसर लिखा है उसको इन्होंने यूज किया हुआ है, बताया कि किस तरीके से मेनी स्टेट्स में वेस्टिंग एंड स्टंटिंग का जो चीज है वो बढ़ रहा है. और उसके बाद उन्होंने बताया कि देयर आर सेट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग विद ओबीज, मतलब कि ओवरवेट है, एंड अदर्स आर माल नरिश्ड, माल न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है. तो ये पैराडॉक्स को यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई किया. ठीक, देन ही गोज ऑन एंड देन टॉक्स अबाउट द हाउ शुड वी एड्रेस दिस इशू. इसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन का इन्होंने सोल्यूशन दिया है. और यहाँ पर जो इनका जो सोल्यूशन है स्कीम वाले में, स्कीम वाला जो हम लोग देखेंगे तो स्कीम में बेसिकली हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स थे, हर एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव होते थे. ऑब्जेक्टिव के उन ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन, उसके सोल्यूशन क्या है, मतलब हमारे फूड फोर्टिफिकेशन करना चाहिए, यही स्कीम का पर्पस है. बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, उनका पर्पस क्या है कि हमें फूड फोर्टिफिकेशन करना है, चाहे वो राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो मिल्क हो, इन सबको हम लोग दे रहे हैं. फिर न्यूट्रिशन रिच सीरियल पर ट्रांजिशन करना, जहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड हो, लाइक जवार हो, बाजरा हो, इसको यहाँ पर दिखाया है. एंड देन शिफ्ट इन लाइफस्टाइल, किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस होने चाहिए, लेस कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट, हमें कंज्यूम कम करना चाहिए. फिर न्यूट्रिशन लिटरेसी को यहाँ पर हम लोग ने हाईलाइट किया कि न्यूट्रिशन लिटरेसी हमने देना है. फिर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, ईट राइट मूवमेंट, एक ताकि हमारा कवरेज बढ़े बाय फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका ईट राइट मूवमेंट जो चल रहा है, ये बेसिकली इंश्योर करना चाहता है कि जो चीजें सेल हो रही हैं वो सही मायने में असेस्ड होनी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, उसके बेसिस पर ही इट शुड बी अलाउड टू कंज्यूम. देन उसके लिए इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं एमएसपी पर, एमएसपी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन सच क्रॉप्स. फिर इंडिजिनस सीड्स एंड वैराइटीज को इन्होंने कोट किया कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर हम लोग अपने सीड्स की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं. उसमें हम लोग ऐसे नए जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन को ज्यादा एनरिच कर पाए ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, इस तरीके से फाइनली ही हैज कंक्लूडेड मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एटसेट्रा शुड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन रिच. ये पोटेंशियल के बेसिस पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि दिस वुड हेल्प इंडिया टू अचीव जीरो हंगर which is mentioned in SDG 1 by 2030. ये पोटेंशियल बेस्ड इनका कंक्लूजन है. ठीक है, आई होप ये हमारा चीजें एड्रेस हो जाती हैं. ठीक है, अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाला क्वेश्चन पर. यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस डिस्कशन. ठीक है, जो कि GS2 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, बायलैटरल डिस्कशंस बेस्ड क्वेश्चन है. किस तरीके से चाइनाज एग्रेसिवनेस इन द रिसेंट टाइम्स प्रेजेंट नॉट ओनली चैलेंजेस टू इंडिया but also opportunities, challenges and opportunities of China aggression to strengthen itself internationally and domestically. Discuss, यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस है. क्वेश्चन बायलैटरल टाइज पर है, बायलैटरल इश्यूज पर है, जो कि हम लोग ने एक फ्रेमवर्क बताई था, स्टैंडर्ड हम लोग ने जो टेम्पलेट बनाया था उसमें ये है. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो कोड किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड दिया है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो रिसेंट जो न्यूज चल रहा है उस न्यूज से एसोसिएटेड रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है उनसे इन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेट किया है. कैसे चाइनाज एग्रेसिवनेस इन रिसेंट टाइम्स कैन बी सीन एट डिफरेंट स्फीयर्स लाइक मैरीटाइम स्फीयर्स में, फिर लैंड बॉर्डर पर, और डिप्लोमेसी हैंडलिंग में, पैंडेमिक में, इन सभी जगह ये सारी की सारी चीजें दिख रही हैं. क्योंकि ये चीज जो क्वेश्चन में बोला गया उसको जस्टिफाई कर दिया. अब इन्होंने एक डायग्राम बना विच इज अमेजिंग ब्यूटीफुल. यहाँ पर जितना भी पेन पॉइंट्स हैं चाइना के साथ, उन सारे पेन पॉइंट्स को इन्होंने एक तरीके से दिखाया है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल हांगकांग प्रोटेस्ट जो हुआ था उसको दिखाया है,
देन ताइवान से इश्यूज दिखाया, जापान से एग्रेशन जो हो रहा है, देन ही हैज आल्सो शोन नेपाल के साथ क्या हो रहा है, डोकलाम में इंडिया के साथ क्या हो रहा है, भूटान के साथ क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, श्रीलंका पर स्ट्रिंग ऑफ पोल्स किस तरीके से वो पुश कर रहा है, मतलब श्रीलंका पर डेट ट्रैप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, एंड देन साउथ चाइना सी में वो एग्रेशन जो चल रहा है, जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, रूल ड्रिवन ऑर्डर होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, उसको किस तरीके से थ्रेटन कर रहा है, इन सबको इन्होंने डायग्राम में एक बहुत ही मेच्योर तरीके से शो कर दिया, विच इज ब्यूटीफुल थिंग टू डू। फिर यहाँ पर सीपीईसी को इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइनीज इंटरेस्ट को पुश करता है बट इंडियन इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है, किस तरीके से ये जो जा रहा है इंडियन टेरिटरी से होकर जा रहा है। ठीक, अब चैलेंजेस टू इंडिया, इन्होंने चैलेंजेस में अगेन हम लोग ने जो बायलैटरल रिलेशंस वाला जो हम लोग ने देखा था, अगर आप देखो तो उसका अगर हम लोग टेम्पलेट देखें, उस टेम्पलेट में मैंने दिखाया मतलब वो मेंशन ही किया था कि आपका जो बॉडी होना चाहिए वो टेरिटोरियल एलिमेंट्स पर आप बात कर सकते हो। टेरिटोरियल में क्या होता है, लैंड होता है, मैरीटाइम होता है, इन सारे इश्यूज को इन्होंने हाईलाइट किया है। लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे सेंगपो लेक रिसेंट एग्रेशन जो हुआ लद्दाख में उसको दिखाया, मैरीटाइम में किस तरीके से साउथ चाइना सी में वियतनाम के अगेंस्ट अग्रेशन हो रहा है, फिर इंडियन ओशन में किस तरीके से एग्रेशन हो रहा है उसको ये दिखा रहे हैं कि वॉरशिप्स जो बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किए गए थे वो ऑब्जर्व किए गए, फिर श्रीलंका को किस तरीके से वो एनसर्कल कर रहा है, और ये पॉलिटिकल चीज है। ठीक है, बायलैटरल में टेरिटोरियल हो गया, दूसरा पॉलिटिकल, किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स में ये चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को यूज करके किस तरीके से हम्बन टोटा पोर्ट को ये अपना एक डेट ट्रैप में ले रहा है। फिर नेपाल के केस में भी इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पर कोट किया है कि रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज, आपका जो थिंकिंग होना चाहिए इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर कंट्री वाइड आपको डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंगल पर, जियो पॉलिटिक्स के एंगल पर आपको कंट्री वाइड उसका क्या एग्रेशन हो रहा है उसको दिखाना है। तो फाइनली जो इसका तीसरा पार्ट है जो है वो है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है ना, इट व्हाट सॉर्ट ऑफ बट आल्सो अपॉर्चुनिटीज, ये चैलेंजेस तो है लेकिन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज है नेशनली और इंटरनेशनली, उसको यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया है। डोमेस्टिकली क्या इंटरेस्ट है और इंटरनेशनली क्या इंटरेस्ट है इंडिया को, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और डोमेस्टिक में क्या है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को मोर लेजिटिमेसी मिलती है कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम लोग जो कर रहे हैं, जो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज वर्थ द एफर्ट। फिर मेक इन इंडिया, किस तरीके से हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोग पुश कर रहे हैं, यूनाइटिंग ऑल इंडियंस व्हेनेवर देयर इज बॉर्डर क्लैश, ये एक पॉलिटिकल एंगल को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, देन अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली में किस तरीके से यूएसए जो है वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है, और ये ऐसे टर्म को यूज करता है जैसे इंडो पैसिफिक जो कि इंडिया सेंट्रिक थॉट प्रोसेस लाता है, ना कि एशिया पैसिफिक जो कि ओवरऑल एशिया को नोट करता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड, किस तरीके से क्वाड एक मिलिट्री अलायंस था, ये मिलिट्री वाले एस्पेक्ट को भी यहाँ पर हम लोग कोट कर रहे हैं। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर किस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं कि मोर इन्वेस्टमेंट हम लोग ला सकते हैं, जो कि चाइना से जो कंपनीज बाहर आ रही है वो इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख सकती हैं। सप्लाई चेन को रोबस्ट करना है, डिप्लोमेसी के लिए इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से मिलिट्री के लेवल पर मिलिटरीली हम लोग डिप्लोमेसी, मिलिट्री के बजाय हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज आर बेसिकली फेयरफुल ऑफ चाइना। तो इससे क्या होता है कि इंडिया के लिए इंडियन इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, राइट। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर हाईलाइट किया है। फाइनली कंक्लूड कैसे किया है, इनका जो कंक्लूजन है ये पोटेंशियल ओरिएंटेड है। आईआर के जो कोर रिस्पॉन्सिबल वर्ड्स हैं जैसे बैलेंस ऑफ पावर, नॉन अग्रेशन, रिस्पॉन्सिबल पावर, ये कोड यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ पर इन्होंने यूज किया कि कंट्री अराउंड द वर्ल्ड सी इंडिया एज अ बैलेंसिंग पावर एंड नॉन अग्रेसिव एंड रिस्पॉन्सिबल पावर, राइट। ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ GS2 एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग अबाउट द GS3। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये श्रुति शर्मा मैम का मतलब है, उनकी टॉपर्स कॉपी से लिया गया है, श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से। क्वेश्चन क्या है, और ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से ये टाइमलाइन बेस्ड है, जो हमारा जो इंट्रोडक्शन भी हम लोग ने देखा था कि टाइमलाइन बेस्ड किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है और थीम क्या है, 1991 रिफॉर्म इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से उससे इवॉल्व हुई है। The year 1991 marked a watershed moment not only for economy but also for India's foreign policy। ये एक watershed moment था, सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए भी। डिस्कस, इसका मतलब इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस 1991, मतलब पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, पूरा वो टाइमलाइन अप्रोच, डिकेडल अप्रोच हम लोग दे सकते हैं। हाईलाइटिंग द फैक्टर्स फॉर द चेंज henceforth, क्या क्या फैक्टर्स इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसको यहाँ पर कोड करते हुए हमें करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सिंपल इंट्रो, एकदम बेसिक, टाइमलाइन ड्रिवन। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉलोइंग अर्थशास्त्राज मंडल थियरी हैज अंडरगॉन वेरियस शिफ्ट्स ओवर द डेकेड्स, एकदम सिंपल। मंडल थियरी को यहाँ पर कोड किया जो कि एक स्कॉलरली व्यू देना चाहते हैं, मंडला थियरी जो कि अर्थशास्त्र से आता है, जो वो चीज यहाँ पर इन्होंने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वो उसका पूरा टाइमलाइन दे रही है कि द ईयर 1991 मार्क्ड ऑनसेट ऑफ एन ओपन इकोनॉमी with beginning of the
liberalization reform. This liberalization and shift from socialism to greater capitalism was witnessed in the foreign policy realm as well. ठीक है, ये जो चीज इन्होंने हाईलाइट किया है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये टाइमलाइन अप्रोच है, किस तरीके से सोशलिज्म पहले था, अब वो ग्रेटर कैपिटलिज्म की तरफ थ्रस्ट चल रहा है, और दिस वाज विजिबल इन आवर फॉरेन पॉलिसी आल्सो। ठीक, अब वो इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो कि कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 1991, उसके डिफरेंट फेजेस के हिसाब से ये कोट कर रही है कि 1991 के आसपास कोल्ड वॉर एंड हो रहा है, एंड नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट से अब चीजें शिफ्ट हो रही हैं मोर प्रैग्मेटिज्म अप्रोच पर। जो पहले नॉन अलाइंड अप्रोच था, नैम का जो अप्रोच था, अब वो प्रैग्मेटिक, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रैग्मेटिक शिफ्ट ले रही है। फिर कैसे पहले अर्स्टवाइल यूएसएसआर पर हमारी डिपेंडेंसी थी, नाउ वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग एंड एंगेजिंग विद यूएसए, जो कि आईएमएफ प्रोग्राम्स में भी विजिबल है, जो कि आईएमएफ ने इंडिया को बेल आउट करने में हेल्प किया था। राइट, दिस रिलेशनशिप वाज टेकन फॉरवर्ड विद इंडो न्यूक्लियर डील इन 2008, जो कि इंडो न्यूक्लियर डील जो 2008 में हुआ था, मार्किंग इट्स क्लाइमेक्स। मतलब ये जो इवोल्यूशन जो चल रहा है यूएस के साथ, वो एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचा जब इंडो न्यूक्लियर डील हुई 2008 में। राइट, अब बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट इंश्योरिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारा जो अप्रोच है, पहले क्या था कि हम लोग नॉन अलाइंड होते थे, अभी क्या है कि स्ट्रेटेजिक हमारी अलाइनमेंट है, मतलब इंटरेस्ट के बेसिस पर। डिफेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हम लोग ले रहे हैं, ट्रेड हम लोग यूएसए से बढ़ा रहे हैं, और हम लोग डेवलपिंग साउथ मतलब ग्लोबल साउथ से हम लोग अपना चीज मतलब अपना कोलैबोरेशन भी रख रहे हैं, लाइक चाइना से भी हमारा कोलैबोरेशन रह रहा होता था। ठीक है, अब ग्रेटर एग्रेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेंथ इन नेबरहुड, लाइक मिशन पोखरण हम लोग, अब हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा डोसाइल नहीं है। नाउ वी आर ऑल्सो, मतलब जैसे मिशन पोखरण हम लोग ने किया था, फिर कारगिल वॉर जो हम लोग ने लड़ा था पाकिस्तान के साथ, दिस इन इटसेल्फ शोज कि हम लोग असर्ट कर रहे थे अपने पोजीशन को लेकर। अब उसके बाद जो पोस्ट 2014 जो रिसेंट गवर्नमेंट बनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, उसके किस तरीके से चेंजेस है उसको दिखा रहा है कि किस तरीके से अब हम लोग एनर्जेटिक डिप्लोमेसी को हम लोग पुश कर रहे हैं। हमारा जो शिफ्ट हो रहा है, अब हम लोग डिप्लोमेसी पर बहुत फोकस कर रहे हैं। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज होता है जो हम लोग आईआर में पढ़ते हैं। ग्रेटर ट्रेडिंग टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये एक चीज हाईलाइट किया है। एंड फाइनली इन्वॉल्वमेंट इन मोर रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इन सब में हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में वैक्सीन मैत्री या फिर समुद्र सेतु, इसेंशियल मेडिसिन हम लोग ने जो प्रोवाइड किया था। फिर ग्रोथ ऑफ इंडो पैसिफिक में हम लोग ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, लाइक सागर पॉलिसी हम लोग ने इंश्योर मतलब लाया, सो दैट कि हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम लोग सस्टेन कर पाए। सो फाइनली इन्होंने कंक्लूड कैसे किया, दीज चेंजेस हैव बीन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज डिस्पाइट डिजायर फॉर इंडिया टू बिकम द रीजनल लीडर्स, जैसे इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर आइरिस इनिशिएटिव को यहाँ पर कोट किया है। इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटीज को ध्यान में रखते हुए और चेंज विजन ऑफ लीडर, जैसे जैसे लीडर चेंज होते जा रहे हैं। 1991 के बाद किस तरीके से पहले नरसिम्हा राव सर की गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सर की गवर्नमेंट थी, एंड देन नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो ये ट्रांजिशन इन्होंने शो किया, और फाइनली इन्होंने कंक्लूड कैसे किया है, अ फॉरेन पॉलिसी मार्क्ड बाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नेशनल इंटरेस्ट कैन ट्रूली बी इंडिया फर्स्ट। यहाँ पर लार्जर रोल जो इंडिया फर्स्ट का जो थॉट है, नेशनल इंटरेस्ट, वो चीज यहाँ पर आ रही है, और आईआर स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, इसको यहाँ पर ये यूज कर रही है। ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। GS2 के डिस्कशन में हम लोग ने ये सारी की सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की, और लर्निंग्स क्या आ रही है, जैसे आप देखो कि शुभम कुमार सर के जो कॉपीज थी उसमें क्या हो रहा था, इन्होंने मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ज्यादा फोकस किया था, केस स्टडीज को भी इन्होंने कोट किया था कैसे, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ले रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही रैंडम एग्जांपल्स ले रहे थे आईआर में स्पेसिफिकली। दिव्या मिश्रा मैम की कॉपी में क्या था, बार डायग्राम्स टू द पॉइंट वो चीजें कर रही थी। जस्ट अ सेकंड। फिर गवर्नेंस एंड पॉलिसी एग्जांपल्स वो दे रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन ऑल रेलेवेंट आंसर, हर एक रेलेवेंट आंसर में वो ऐसा ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को हाईलाइट कर रही थी। ठीक है, फिर अनिमेश प्रधान सर का जो हम लोग ने कॉपी देखा था, उसमें उनका प्रेजेंटेशन कितना बेहतर था, माइक्रो डायग्राम्स वो यूज कर रहे थे, किस तरीके से ये ऐसा प्रेजेंटेशन के लिए ये चीज यूज कर रहे थे, कंसाइज एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, किस तरीके से कंटेंट को क्रंच करके बहुत ही कम वर्ड में लिख रहे थे। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन लर्न, यू जस्ट टेक दीज थिंग्स इन योर हेड। और श्रुति शर्मा मैम का तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि इनके आर्गुमेंट एंड एग्जांपल अप्रोच ये ले रहे थे, कमेटी रिकमेंडेशंस को आपने देखा होगा कितना इन्होंने कोट किया है। एंड आदित्य श्रीवास्तव सर का क्या था कि राइटिंग मोर इन लेस, और ये अप्रोच उन्होंने लिया था कंक्लूजन में, किस तरीके से लार्जर एस्पिरेशंस, इंडियन एस्पिरेशंस को हाईलाइट करना, माइक्रो थीम्स अप्रोच, एग्जांपल ड्रिवन अप्रोच उन्होंने लिया था, प्रेजेंटेशन में डायग्राम और बॉक्स किया था। इस तरीके से हमको टॉपर्स कॉपीज का यूज करना है फॉर आंसर राइटिंग, फॉर बेटर अचीवमेंट ऑफ आवर फाइनल मतलब मार्क्स। इस तरीके से अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड हो जाती हैं। ऑलराइट, सो दैट इज इट।
थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई नो दिस वीडियो हैज बीन बिट लॉन्ग, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि इसमें बहुत 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 सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की हैं, बात की हैं। एंड आई होप कि हम किस तरीके से जो टेम्पलेट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो उसका आप यूज़ करके GS2 के आंसर्स आप लिख पाओगे। टॉपर्स कॉपीज के एनालिसिस इसी तरीके से करनी। टॉपर्स कॉपीज के एनालिसिस से हम लोग को देखना है कि वो लोग कैसे लिख रहे हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं। और ये अगर आपने यू हैव टू डू इट, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। जैसे ही आप कम से कम 10, 20, 30, 40 आंसर्स लिख लोगे, देन यू वुड गेट अ कॉन्फिडेंस और फिर यू वुड बी better position. Alright, that's it. Thank you so much. Thank you so much for your patient listening. If you are having any doubt related to this video, you can comment that in the comment section below. और you can also join the Telegram channel जहाँ पर मैं इसमें जो भी कंटेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका PDF मैं शेयर करता हूँ. Alright, that's it. Thank you so much. Bye bye. जय हिंद.